नमस्कार दोस्तों, दृश्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हृदय परमार आज आपके साथ नया टॉपिक मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का इतिहास लेकर आज उपस्थित हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हमने जो पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के मौर्य युग के बारे में हमने समझा था, अब आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन स्तूप के बारे में समझेंगे। दोस्तों, मौर्यकालीन स्तूपों में हम मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह पर और कब इनका निर्माण कराया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध मौर्यकालीन स्तूपों में बात करें तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची का स्तूप भी मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व कराया था और इसकी खोज कब की गई तो 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा 1818 ईस्वी में की गई। अब दोस्तों, अगले मौर्यकालीन स्तूप की बात करें तो तुमेन का स्तूप। तुमेन का जो स्तूप है गुना जिले में है। तुमेन का स्तूप गुना जिले में है और यहाँ पर भी 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप देखने को मिल रहे हैं। अब उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप भी मौर्यकालीन स्तूपों से संबंधित है जिसका निर्माण भी सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। अब सम्राट अशोक के द्वारा उनकी पत्नी श्रीदेवी या अन्य नामों की बात करें तो महादेवी या कुमार देवी के लिए उज्जैन में इसका निर्माण कराया गया था। अब ये कहां पर है तो वैश्य की टेकरी कानीपुरा जो उज्जैन में वैश्य की टेकरी में इसके साक्ष्य टीले के रूप में प्राप्त होते हैं। अब अगले मौर्यकालीन स्तूप की हम बात करें तो करसावत के स्तूप। करसावत के जो स्तूप है जो जिला खरगोन में है। करसावत के स्तूप जिला खरगोन में है और ये इतबर्डी नामक टीले पे इसके उत्खनन में ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जो खरगोन जिले में इतबर्डी नामक टीले से यहां से मौर्यकालीन 11 मौर्यकालीन स्तूपों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब अगले मौर्यकालीन स्तूप की बात करें तो देऊ कोठार के स्तूप। देऊ कोठार के स्तूप किस जिले में है? रीवा जिले में। देऊ कोठार के स्तूप रीवा जिले में स्थित है और यहां पर भी मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम अगले मौर्यकालीन स्तूप की बात करें तो अगला पनगुडारिया का स्तूप। पनगुडारिया का स्तूप भी मौर्यकालीन स्तूप से संबंधित है जो सीहोर में है। सीहोर में मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य पनगुडारिया के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब ये अगला मौर्यकालीन स्तूप की बात करें तो काकनाथ बोट। काकनाथ बोट जो स्तूप है सांची काकनाथ बोट, ये 1818 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। काकनाथ बोट की खोज। अब ये भी मौर्यकालीन स्तूप है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब बेशनगर विदिशा। बेशनगर विदिशा की बात करें दोस्तों तो बेशनगर विदिशा का प्राचीन नाम है। जो बेशनगर जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विदिशा का प्राचीन नाम हुआ करता था और बेशनगर में 1913-14 में दोस्तों 1913-14 में श्री डी.आर. भंडारकर ने यहाँ पर उत्खनन कराया था और यहाँ पर मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों, बेशनगर की हम बात करें तो बेशनगर में हेलियोडोरस एक राजदूत था
जिसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। ये गरुड़ स्तंभ दोस्तों, गरुड़ स्तंभ जो निर्माण कराया था, ये भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब गरुड़ स्तंभ की हम अगर चर्चा करें तो खान बाबा इसका वर्तमान नाम क्या है, तो खान बाबा इसका वर्तमान नाम है, जो कहां पर है, तो ये वैशनगर में है। अब मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण भी जो वैशनगर से प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा दोस्तों गुप्त शासकों के समकालीन भी वैशनगर से संबंधित तथ्य प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों ये सभी जो हमने पॉइंट टू पॉइंट जो समझे हैं, तो मौर्यकालीन स्तूप अलग अलग जो जगह पर हैं वो समय समय पर मौर्य शासकों के द्वारा निर्माण कराए गए, तो ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक नजर और इनको हम दोबारा देखते हैं। मौर्यकालीन स्तूपों में सबसे पहला कौन सा समझा था हमने, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो सम्राट अशोक ने कराया। कब कराया, तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में कराया। इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो जनरल टेलर के द्वारा 1818 ईस्वी में इसकी खोज की गई। अब अगला तुमेन का स्तूप। तुमेन का स्तूप कौन से जिले में है, तो गुना जिले में है और यहां से 3 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। अब अगले की बात करें तो उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। तो जैसा कि श्रीदेवी की लिए ये बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। उज्जैन में वैश्य टेकरी पर यह निर्माण कराया गया था। अब अगला करसावत का स्तूप जो है, जो खरगोन जिले में है, खरगोन जिले की इतबरडी पहाड़ी पर। अब इसके अलावा देऊ कोठार के स्तूप रीवा में है। रीवा में भी मौर्यकालीन स्तूप के रूप में ये है। और पनगुडारिया का स्तूप सीहोर में है, जो भी मौर्यकालीन साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। अब सांची काकनाथ बोर्ड का जो स्तूप है 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी दोस्तों। और इसके अलावा अगले की बात करें तो वैशनगर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वैशनगर विदिशा का प्राचीन नाम था और यहां पर भी 1913-14 में श्री डी.आर. भंडारकर ने उत्खनन कराया था और यहां से भी मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहां पर हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जैसे गरुड़ स्तंभ जिसका वर्तमान नाम क्या है, तो खाम बाबा इसका नाम है, जो हेलियोडोरस के द्वारा इसका निर्माण वैशनगर में कराया गया था। अब ये भगवान विष्णु को समर्पित है और वैष्णव धर्म से संबंधित दोस्तों मौर्य वंश या मगध वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग में शुंग वंश का अधिकार हुआ। अब शुंग वंश के शासनकाल की हम बात करें तो शुंग वंश का काल 187 ईस्वी पूर्व से लेकर तो 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। शुंग वंश या शुंग वंश का काल 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब कालिदास द्वारा रचित मालवाकाग्निमित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में उनका अधिकार हुआ। विदिशा में किसका शासनकाल, तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र का शासनकाल विदिशा में हुआ। अब शुंग वंश के जो वंशज थे वो किससे संबंधित थे, तो उज्जैन से संबंधित शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे। शुंग वंश के जो 8वें शासक थे, शुंग वंश के 8वें शासक
भागवत या इनका एक और नाम है भागभद्र। शुंग वंश के 8वें शासक थे। अब इनके शासन काल में एक ग्रीक राजा एंटीआल्किडस का एक राजदूत था जो भारत आया था और उसका नाम था हेलियोडोरस विदिशा आया था। अब हेलियोडोरस विदिशा किसके शासन काल में आया था? तो भागवत या भागवत के शासन काल में आया था। और विदिशा जिले में इसने एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। गरुड़ स्तंभ या इसको हेलियोडोरस स्तंभ या खाम बाबा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब हेलियोडोरस जो कि यहाँ पर आकर वैदिक धर्म से बहुत ही प्रभावित हुआ, भारत आकर, और वैदिक धर्म से प्रभावित होकर उसने सांची से कुछ दूरी पर इसका निर्माण 5 किलोमीटर की लगभग दूरी पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था और विष्णु जी को ही समर्पित गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस के द्वारा कराया गया विदिशा जिले में। अब विंध्य क्षेत्र के सतना से, विंध्य क्षेत्र में एक प्रमुख नगर है सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित ऊंचेहरा के बरहुत बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी किसने कराया? तो ये शुंग वंश के शासन काल में ही बरहुत का बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ। अब सांची के स्तूप की हम बात करें तो सांची का स्तूप जो अशोक ने निर्माण कराया था, सांची के स्तूप में जो चारों ओर 4 दीवारी और एक प्रवेश द्वार का निर्माण भी शुंग वंश के शासन काल में इसका निर्माण हुआ। जो अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप था उसकी 4 दीवारी और आसपास की और प्रवेश द्वार का निर्माण भी शुंग वंश के शासन काल में हुआ था। अब दोस्तों इसको हम दोबारा एक बार फिर देखते हैं। जैसे कालिदास द्वारा रचित क्या है? तो मालवाग्नि मित्रम कालिदास द्वारा रचित एक रचना है। अब ये किससे संबंधित है? तो अग्निमित्र से संबंधित है। अग्निमित्र किसके बेटे हैं? तो पुष्यमित्र के बेटे हैं। शुंग वंश के पुष्यमित्र के बेटे हैं जो प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में जिनका शासनकाल रहा वहां का विदिशा का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया। अब शुंग वंश के वंशज कहां से संबंधित थे? तो उज्जैन से शुंग वंश के वंशज संबंधित थे। अब शुंग वंश के जो 8वें शासक थे भागवत या भागभद्र, इनके शासन काल में ही हेलियोडोरस भारत आया था और विदिशा में आकर विदिशा जिले में इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है गरुड़ स्तंभ कहां पर है? तो ये विदिशा में है। अब विंध्य क्षेत्र के सतना से 14 किलोमीटर दूर शुंग वंश ने ऊंचेहरा में बरहुत बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। बरहुत बौद्ध स्तूप का निर्माण सतना से 14 किलोमीटर दूर शुंग वंश के द्वारा कराया गया था। अब सांची के स्तूप की बात करें तो सांची के स्तूप के आसपास 4 दीवारी और प्रवेश द्वार का निर्माण भी शुंग वंश के द्वारा कराया गया था। इसी तरह से मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन या मगध वंश के द्वारा जो निर्मित कुछ धरोहरें थी उनका पुनर्निर्माण शुंग वंश के शासन काल में शुंग शासकों के द्वारा समय समय पर कराया गया। अब दोस्तों अगला वीडियो जो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसमें आप अगला वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।